हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बॉबी साइंस में। और मैंने जो अब से पिछली वाली वीडियो में जो बता रहा था वो वीडियो ऑटो सेव हो गई। तो मैं उससे अगली बात बताना चाहता हूँ। ये वीडियो का दूसरा स्टेप है, सही, इसमें बताने वाला हूँ। तो मैं पहुँच गया था यहाँ तक। मैं पहुँच गया था इस बिंदु तक, देख रहे हैं आप। तो मैं बता रहा था बल के बारे में। तो बल जो है वो क्या होता है, उनके द्रव्यमान के अनुपाती, गुणनफल का अनुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती का फर्क क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर एक चीज़ बढ़ाते हैं, मान लो मैं द्रव्यमान बढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, द्रव्यमान बढ़ा रहा हूँ, तो बल भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान बढ़ा दें तो बल भी बढ़ेगा। लेकिन जब दूरी को मैं कम करूँगा, जितनी दूरी हम कम करेंगे उतना ही द्रव्यमान बढ़ेगा, इसमें उतना ही बल बढ़ जाएगा। और हम दूरी को ज़्यादा करेंगे तो बल घट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती में। सही है। क्वेश्चन देखो यहीं से आते हैं। यदि हम कहने लगे इनके बीच की दूरी को क्या कर दें, कोई मतलब बल है दो पिंडों के बीच में, गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की दूरी के लिए क्या कर देते हैं हम, दो गुना कर देते हैं। आर का मान क्या कर देते हैं हम, 2r कर देते हैं। आर का मान 2r कर देते हैं। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका देखो वर्ग कर दो, तो 2r का वर्ग कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4। एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/4r²। तो कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कितना हो जाएगा ये 1/4। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें इन्हीं पर प्रैक्टिस करनी होती है। सही है कि 2r कर दिया मैंने और 2r का स्क्वायर कर दूंगा तो अब देखेंगे 4 हो रहा होगा। आप देख पाएंगे कि 4 हो रहा होगा। तो f जो हो जाएगा, f जो अनुकरणोपाती हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4r²। तो हम देख पाएंगे जो बल कितना हो चुका है, 1/4 कब हो चुका है, अगर हम उसके बीच की दूरी के लिए क्या कर दें, 2 गुना कर दें। ठीक है, अगर उसके बीच की दूरी के लिए 2 गुना कर दें तो बल कितना हो जाएगा, 1/4। इस बात के लिए नोट करके लिख लेंगे। इस तरह से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम कहने लगे इसकी बीच की दूरी के लिए 3 गुना कर दें तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 3×9 1/9 हो जाएगा वो। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमें आरआरबी ग्रुप डी में डायरेक्टली देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो मैं पहुंच गया था। अब देखो मैं अगले बिंदु को बताने वाला हूँ कि एक चीज होती है, देखो इनके बीच की परास। ठीक है, परास क्या होती है, मतलब रेंज क्या होती है। सही है, परास क्या होती है कि कितनी दूरी के लिए कार्य करते हैं। सही है, ये भी बहुत मतलब बहुत बार पूछा गया है कि इनकी परास क्या होती है। परास कहते हैं रेंज के लिए। और रेंज आप समझ रहे होंगे कि रेंज क्या होता है, अधिकतम अधिकतम रेंज क्या होती है, अधिकतम गैप कह सकते हैं इसके लिए। अधिकतम मतलब गैप, जितने अधिकतम गैप होएगा दो पिंडों के बीच में, जितना अधिकतम गैप है वो उसका परास कहलाएगा कि कितनी दूरी के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका जो परास होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो परास होता है वो कैसा होता है, अनंत होता है। कैसा होता है, अनंत, इनफाइनाइट। मतलब इसका कोई पता नहीं है कि कहाँ तक इसका परास है, ये सब जगह काम करेगा, कितनी दूरी हो सब जगह काम करेगा। इसके बाद देखो प्रकृति में पाए जाने वाला दूसरा बल पाया जाता है। दूसरा बल जो पाया जाता है प्रकृति में, वो कौन सा बल पाया जाता है, प्रकृति में आप दूसरे बल की बात करें तो प्रकृति में जो बल है दूसरे नंबर का, इससे जो ज़्यादा आता है वो आता है थोड़ा दुर्बल नाभिकीय बल। कौन सा आएगा, दुर्बल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल ये न्यूक्लियर पावर में लगते हैं। ठीक है, मतलब नाभिकीय बल जो परमाणु से और इनके इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगाते हैं वो कैसा बल कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। मैंने बच्चा अभी पीछे मतलब वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री मैंने बताया था न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो केमिस्ट्री है उसके जनक कौन है, तो आप याद रखें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जनक कहलाते हैं या नाभिकीय रसायन के जनक कहलाते हैं, वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहलाते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड जी जो हैं वो कौन है, नाभिकीय रसायन के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो दुर्बल नाभिकीय बल की बात करें तो ये कहाँ लगता है, ये उनके बीच में लगता है जिन कणों का जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो कण थोड़ी देर के लिए जीवित हैं, थोड़ी देर के लिए जीवित हैं, उनके बीच में लगता है। लगा लो मतलब ये कण इससे दूर हुआ, इस मतलब ये कोई बहुत बड़ा पिंड है। अभी मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपके लिए कि लगता कहाँ पर ये वाला बल। तो मान लो ये कोई पिंड है और ये इस पिंड से छोटे छोटे कण दूर दूर भाग रहे हैं, छोटे छोटे कण ये दूर दूर भाग रहे हैं। तो इस ये कण थोड़ी देर बाद ये लुप्त भी हो जाते हैं। आप मतलब
आपने कभी भी किसी लोहे को कटता जरूर देखा होगा। जब लोहा कटता है तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण पीछे की ओर भागते हैं, छोटे छोटे कण पीछे को भागते हैं। वो छोटे कण थोड़ी देर बाद बुझ भी जाते हैं, आप देखते होंगे। मतलब तो ये कण ऐसे ही इससे दूर भाग रहे हैं और ये उसका केंद्रीय बिंदु है। ये मतलब जिससे छूट कर जा रहे हैं, ये केंद्र, ये मान लो ये केंद्र है उसका जहाँ से जा रहे हैं। मतलब ये उसकी वो जगह है जहाँ से ये कण जा रहे हैं। तो ये कण, ये जो है इसके ऊपर एक बल लगाता है। ये जो है ये कण इसके ऊपर एक बल लगाता है, जो क्या है बहुत छोटे समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए, मतलब ऐसा जिसका जीवन काल बहुत कम है। ये बहुत छोटे, मतलब नैनो सेकंड में इसका जीवन काल होता है। 1 सेकंड से भी कम सेकंड में ये बेचारे लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस समय में कौन सा बल लगता है, दुर्बल नाभिकीय बल। और इसकी जो परास होती है वो कितनी होती है, परास सबकी लिखते चले जाएंगे। इसकी जो रेंज होती है, ये कितनी रेंज के लिए काम करता है, तो इसकी जो रेंज होती है कितनी रेंज के लिए काम करता है, इसकी परास, इसकी परास की बात करें तो ये कार्य करता है 10 की पावर 25, 10 की पावर 25 तक। ठीक है, और ये कहाँ लगता है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। कहाँ लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर, नाभिक के अंदर लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर लगने वाला बल कौन सा है, दुर्बल नाभिकीय बल। कैसा, दुर्बल नाभिकीय बल। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है वैद्युतीय चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल आता है। प्रकृति में 4 बल पाए जाते हैं, मतलब मैं तीसरा बता रहा हूँ आपके लिए। तीसरी की बात हमें चल रही है, तीसरी की बात चल रही है। तो ये प्रबल नाभिकीय, मतलब सॉरी प्रबल तो नहीं, प्रबल बाद में आएगा। विद्युत चुंबकीय बल की बात चल रही है, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल की बात करें तो ये जो लगता है, ये जितनी परमाणु सारी घटना होती है, परमाणु घटना है, परमाणु का विस्फोटक होना, सारी घटना जो परमाणु से संबंधित घटना है, उन सभी घटनाओं में लगता है। ठीक है, जहाँ परमाणु और आणविक पैमाने पर होने वाली सभी घटना है, जिसमें मतलब परमाणु से होने वाली सारी घटना जहाँ पर भी हो रही, परमाणु का विखंडन, परमाणु का संलयन, सही है, ये सारी चीज़ों में कौन सा बल लगता है, परमाणु विद्युत चुंबकीय बल लगता है। इसकी परास लिख लेंगे सिर्फ, इतनी इंपॉर्टेंट ना है, ये पूछा नहीं जाएगा इतना, मैं बताऊंगा। देखो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण से आता है, और एक प्रबल नाभिकीय बल, ये बहुत बार पूछा गया है। देखो परास जो है इसकी 10 की पावर 36 गुना होती है, 10 की पावर 36 गुना। किसके अकॉर्डिंग, ये किसके अकॉर्डिंग होती है, क्या कहते हैं, जिसकी शक्ति, सॉरी शक्ति है ये, इसकी शक्ति जो है उससे कितनी ज़्यादा गुना है, ये 10 की पावर 36 गुना तेज काम करता है। अगली देखो बात हम करेंगे, अगली बात की बात बताएं। एक होता है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, अगर प्रकृति में आपसे पूछे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बल है वो कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, शक्तिशाली जो बल है वो कौन सा बल है, प्रबल नाभिकीय बल। ये जो है 10 की पावर 38 गुना भारी, 38 गुना ज़्यादा, 38 गुना ज़्यादा एक्टिव होता है अकॉर्डिंग ऑफ ग्रेविटेशन बल के। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की पावर 38 गुना ज़्यादा कार्यरत है। ठीक है, ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आपसे पूछे सब प्रबल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल कौन सा है, तो प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। अब देखो हम बात करते हैं, अब हम आने वाले थे गति, मतलब बल की जो मेन बात थी, बल पढ़ा रहा था मैं। बल में देखो 2 बल और, मतलब बल के ये तो हैं प्रकृति में पाए जाने बल के आधार पर, और एक बल का जो है वो क्या है, बल, ऐसे बल 2 प्रकार से मैंने शुरू में बताया था आपके लिए वीडियो के पहले पार्ट में।
तो उसमें बता रहा था मैंने कि बल एक तो होता है संतुलित बल, संतुलित बल, और एक होता है आपका असंतुलित बल, असंतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल, इनके लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम नंबर 1 हेडिंग डाल देंगे इसमें, संतुलित बल कब होता है। तो नंबर 1 में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 बात लिखेंगे हम संतुलित बल, संतुलित बल के बारे में लिखेंगे। देखो, जब किसी पिंड पर लगे सभी, यार सही लिखा जा नहीं रहा है ये भाई। जब किसी पिंड पर लगे सभी बलों का योग, जब किसी पिंड पर लगे सही बलों का जो परिणाम होएगा, जो परिणाम आता है वो कैसा आता है, शून्य आना चाहिए, परिणाम शून्य हो। बहुत इजीली समझेंगे, कोई ज़्यादा भारी ये है नहीं, इतना आसान है इसे पढ़ना। और मुझे तो लगता है विज्ञान से पढ़ना आसान कोई सब्जेक्ट है नहीं, कि विज्ञान बहुत आसान सब्जेक्ट होता है अगर समझ में आ जाए जब। ना तो सब सब्जेक्ट भारी हैं, और सब सब्जेक्ट देखो समझ के पढ़ोगे सब सब्जेक्ट आसान है, और ना समझ के पढ़ोगे तो सारे सब्जेक्ट भारी हैं, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट ना तो टफ होता है, ना ही कोई इजी होता है, सिर्फ समझ के फेर है। अगर आप समझ गए तो सब सब्जेक्ट इजी हैं, ना समझ में आ रहा है तो सब सब्जेक्ट भारी हैं, ठीक है। तो समझ के पढ़ो। संतुलित बल कौन सा बल है, जब किसी पिंड पर लगे सभी बलों का परिणाम शून्य होएगा, शून्य हो, ठीक है, तब कौन सा बल होता है, परिणाम। तो संतुलित बल होगा। देखो बहुत ही इजी हम समझेंगे इस बात के लिए। ये मान लो ये कोई मान लो एक पिंड है, सपोज कर लो ये कोई पिंड है, और इस पिंड के एक और ये बल लग रहा है, ये मान लो 5 न्यूटन का, इधर से जो खींच रहा है व्यक्ति, वो 5 न्यूटन के बल से इसे खींच रहा है, 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है। और एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है 5 न्यूटन के बल से, सब 5-5 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं इसे। ये इसके सामने खींच रहा है एक 5 न्यूटन के बल से, और एक ये इसके सामने खींच रहा है 5 न्यूटन के बल से। तो इस कंडीशन में सारे के सारे बल अब जोड़ूंगा तो ये मतलब विचलित नहीं होगी, ये अपनी जगह से हटेगा ना, क्योंकि जितना बल ये लगा रहा है इतनी दिशा में, उतना बल ये अपनी दिशा से लगा रहा है, तो ये हटने का प्रयास नहीं करेगा। तो हम देखेंगे, ये मान लो ये ए है, ये बी बल है, ये सी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति है, और ये डी। तो ये 4 व्यक्ति हैं, और 4 व्यक्ति वस्तु के लिए खींच रहे हैं। मान लो कोई पेड़ है, कोई पेड़, और पेड़ को बहुत सारे लोग गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो पेड़ जो अपने स्थान से विचलित नहीं हो रहा है, ना वो हिल रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है इस पेड़ में। तो उस कंडीशन में जो बल होता है कैसा होता है, 0, क्योंकि आपका बल कम पड़ गया उसके कंडीशन में, क्योंकि प्रतिक्रिया बल होता है एक, मैं अभी बताऊंगा जब न्यूटन के नियम पढ़ाऊंगा आपके लिए। तो हम इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि ये कोई वस्तु है और ये व्यक्ति लोग खींच रहे हैं इसे। तो जब ये सब खींच रहे होंगे तो इनसे ये वस्तु हिल नहीं रही बिल्कुल भी, इस कंडीशन में हिलती नहीं वस्तु। मतलब ए बी सी और डी मैं जब जोड़ कर लाऊं तो ये क्या ऐसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या बराबर आना चाहिए, ठीक है, या बराबर आना चाहिए। मतलब ये आमने सामने के योग जो होंगे, आमने सामने के, मान लो इसके सामने वाला ये है, इनके सामने वाले जो हैं ये आपस में कैसे चाहिए, बराबर आने चाहिए। उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, ये अपने स्थान से विचलित नहीं होएगा, ठीक है, उस स्थान से अपने स्थान से विचलित नहीं हो सकता। तो क्योंकि जब दोनों ओर से बराबर बल लगेंगे तो क्या वो किसी स्थान से विचलित हो, उस कंडीशन कहते हैं संतुलित बल, ठीक है। उस कंडीशन कौन सा बल लगता है, संतुलित बल। देखो अब मैं तुम्हें दिखाऊं, आमने सामने के बल ए और सी को जोड़ेंगे, ए और सी के लिए जोड़ो तो 5 न्यूटन, ये सॉरी 10 न्यूटन, और बी और डी के लिए जोड़े तब भी 10 न्यूटन। तो हम क्या देख रहे हैं इस कंडीशन में कि बल जो कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब इसमें बल बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन क्या होएगा, ये वस्तु अपने स्थान से विचलित नहीं होगी। तो इसमें जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, संतुलित बल। इसके जो एग्जाम्पल है वो हम देख सकते हैं। देखो रस्सा कसी का खेल आप देखते होंगे,
रस्सा कसी के खेल में कोई भी खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी को खींच नहीं पाता, तो उस कंडीशन कौन सा बल होता है? मतलब संतुलित बल होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या कहते हैं, एक दीवार पर बल लगा रहे हैं, और दीवार अपने स्थान से हिल नहीं रही, मतलब अपने स्थान से विचलित नहीं हो रही है, या अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला रही थी, इस कंडीशन में किस प्रकार का बल लग रहा है? तो आप लगाएंगे संतुलित बल, क्योंकि वो संतुलित बल होएगा सही जिस कंडीशन में वस्तु हिलेगी नहीं, ठीक है, अपने स्थान से विचलित नहीं होगी, उस समय कौन सा बल लग रहा होता है? संतुलित बल। नेक्स्ट जो बल की बात करते हैं हम असंतुलित बल की बात करते हैं। असंतुलित बल क्या है? असंतुलित बल असंतुलित असंतुलित बल की बात करेंगे तो ये कैसा बल है? जब सभी बलों का जो परिणाम है वो कैसा चाहिए? जीरो ना हो, सभी बलों का जो परिणाम ना हो, सभी बलों का नेट परिणाम मतलब नेट परिणाम शून्य ना हो, नेट परिणाम शून्य ना हो, नेट परिणाम शून्य ना हो, ठीक है, तब क्या होएगा? वो असंतुलित बल होगा। लगा लो सारे के सारे बल जितने लगाए हैं उनका परिणाम जीरो ना होना चाहिए, ना ही क्या कहते हैं बराबर होना चाहिए। जैसे अगर हम ये मान लो ये कोई पत्थर है, ये कोई पत्थर रखा और इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, अगर हम इस पर लगा लो इसे फोर्स की आवश्यकता है, ये 5 न्यूटन का फोर्स इसके प्रतिक्रिया में लगा रहा है, मतलब अपोजिट साइड में लगा रहा है, ये मतलब एक नियम में पढ़ाऊंगा अभी न्यूटन के नियम तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। इधर से मैं 10 न्यूटन का बल लगाऊंगा, 10 न्यूटन का बल लगाऊंगा, तो ये 5 न्यूटन वाली चीज़ अपनी जगह से विस्थापित है, क्योंकि इसके ऊपर इसके मुकाबले ज़्यादा बल लग रहा है। तो जब भी मतलब जो चीज़ हम खींच पा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए खींच पा रहे हैं उसकी स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं, तो वो सब में कौन से बल लग रहे हैं? असंतुलित बल। जैसे घोड़ा गाड़ी जब घोड़ा को खींच रही होती है, सॉरी घोड़ा गाड़ी को खींच रहा होता है, घोड़ा गाड़ी में जब घोड़ा जो है गाड़ी को खींच रहा होता है, उस समय गाड़ी पर वो कौन सा बल लगाता है? वो असंतुलित बल है। कैसा बल है? असंतुलित बल है, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया जो है उसके मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, घोड़ा गाड़ी में जो बल लगा रहा होता है, या फिर हम कोई भी चीज़ जिसे हम उसकी स्थिति में परिवर्तन कर पा रहे हैं, जैसे मान लो पत्थर को उसके स्थान से हटा पा रहे हैं, दीवार को गिरा पा रहे हैं, तो इस सारी चीज़ों में कौन सा बल लग रहा है? असंतुलित बल लगता है, ठीक है। वो जितनी चीज़ों में तो देखो एक चीज़ और है, घर्षण बल। घर्षण बल जो है उसमें भी कौन सा बल होता है? असंतुलित बल होता है। अगर हमसे पूछे घर्षण बल में किस प्रकार बल है, घर्षण बल एक प्रकार का असंतुलित बल है, एक प्रकार का असंतुलित बल होता है। ये बात आप नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु हम आएंगे, देखो आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरण, ठीक है, गति के नियम, जो न्यूटन के जो गति संबंधी नियम है उन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे। न्यूटन के गति संबंधी नियम, नहीं तो मैं इसे कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, काफ़ी टाइम से मैं मतलब पढ़ा ही पा रहा हूँ, तो इसे समझ में भी ना आएगा। तो न्यूटन के जो नियम है मैं कल आपके लिए नई वीडियो में पढ़ाऊँगा, नए सिरे से, क्योंकि न्यूटन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे हम मतलब जल्दबाजी में पढ़ाने का प्रयास भी नहीं कर सकते, बहुत फुर्सत से पढ़ाएंगे इसके लिए। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। मैंने 2 वीडियो मतलब एक पार्ट इसका पहले डाल चुका हूँ, एक दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं पढ़ा दे रहा हूँ फिर भी आपके लिए, कि मैंने अभी एक चीज़ बताई थी, एफ बराबर शुरू वाला जो पेज है उसमें आते हैं हम, शुरू वाला जो पेज है उसमें आके हम देखेंगे। मैं ये वाली चीज़ बता रहा था आपके लिए, ये वाली चीज़ बता रहा था। तो इसमें देखो जब ये दोनों समीकरण जुड़ेंगे, जिसमें दोनों जुड़ेंगे तो इसमें ये आ जाएगा, एफ जो हो जाएगा इस कंडीशन में
एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा दोनों के m1 अपॉन m2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और जब ये एफ से ये हटेगा, ये वाली जो चीज़ हटेगी, ये वाला हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पर जी आ जाएगा जिसे ग्रेविटेशन कहते हैं, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जी जो है, जी का जो नाम दिया था, जी का जो मान दिया था वो किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने। ये बात ध्यान रखना, हेनरी कैवेंडिश ने। तो बच्चों आज के लिए इतनी काफ़ी है, मैं बाकी का कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भाई सब्सक्राइब करो, मतलब सॉरी लाइक करो वीडियो के लिए, और चैनल के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के लिए प्रेस करो, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए टाटा।